नमस्कार साथियों आज का वीडियो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम 2025 के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। जी हाँ, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का आपका जो पैटर्न है, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम की डेट आ चुकी है, ठीक है, समय कम है। तो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का जो पैटर्न है उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर्स में आए हुए जीके जीएस के जो प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को बेस बना करके उन्हीं प्रश्नों के आधार पर आज का वीडियो तैयार किया गया है। साथ में करंट अफेयर्स को भी सम्मिलित किया गया है। कुल मिलाकर के ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, दिल्ली पुलिस हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कंप्लीट देखिएगा और एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करते चलिए। पहला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। कहते हैं ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। जी हाँ, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल साधारण है, लेकिन कभी कभी ये क्या करता है, धोखा दे जाता है। भारत का संविधान तैयार होने में कितना वक्त लगा था? ठीक है, भारत का संविधान तैयार होने में कितना वक्त लगा था? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। ओवर कॉन्फिडेंस में कई लोग नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, अरे यार तो तुमको आता है, ठीक है। तो क्या होता है, लास्ट टाइम में जब पेपर सामने, एग्जाम सामने आ जाएगा, ऑप्शन जब सामने आ जाएंगे ना, तो ऐसा ऐसा ऑप्शन बना देता है कि पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं। 18 दिन था कि 17 दिन था कि 15 दिन था, पता नहीं चल पाता, ठीक है। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये आपको ध्यान में रखना है। 2 11 18, 2 11 18, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। कब शुरू हुआ था ये प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी और 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुई थी, ठीक है। इस तरह से 2 वर्ष 11 महीने की अवधि में 11 सत्रों में और 167 दिनों के दौरान बैठकें हुई थी, जिसमें 114 दिन तो मात्र संविधान के मसौदे पर चर्चा में लगे थे, ठीक है। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 सदस्य प्रांतों से और 93 सदस्य प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासतों से थे। भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हस्तलिखित किया था, ठीक है, अंग्रेजी में लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का मुख्य निर्माता माना जाता है, क्योंकि वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया, ठीक है, तो आपको पता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है मेरे भाई? ठीक है, जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, क्रिस्टी कोवेंट्री कहाँ की हैं? जिम्बाब्वे की हैं, ठीक है। जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का अध्यक्ष चुना गया है। वह आईओसी के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। जिम्बाब्वे की खेल मंत्री हैं क्रिस्टी कोवेंट्री, ठीक है। जिम्बाब्वे की खेल मंत्री क्रिस्टी कोवेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 10वीं अध्यक्ष चुनी गई हैं। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी हैं, ठीक है। अभी आपसे हमने क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? ये कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सिद्धि धमाल किस राज्य का लोक नृत्य है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए गुजरात। सिद्धि धमाल कहाँ का लोक नृत्य है? ये गुजरात का है। गरबा, डांडिया, ये सब भी कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये गुजरात के हैं, ठीक है। टिप्पणी, ढोली, मंजीरा, गरबा, डांडिया, ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। वही अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में ऐसे हैं तो बहुत सारे, लेकिन भांगड़ा और गिद्दा जो मुख्य रूप से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये दो प्रमुख लोक नृत्य हैं। भांगड़ा नृत्य का संबंध पुरुषों से है, जबकि गिद्दा महिलाएं करती हैं, ठीक है। हरियाणा की अगर बात करें तो धमाल है, झूमर है, फाग है, ढाप है, लूर, गुग्गा, खोर, जागोर, ये सब हरियाणा के लोक नृत्य हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो धमान। एक थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, धमाल और धमान कॉमन वर्ड है ना। और क्वेश्चन गुजरात का जो हमने पूछा वो भी क्या, सिद्धि धमाल, हाँ, वर्ड कॉमन मिल रहे हैं ना कुछ।
लेकिन ये अलग अलग राज्यों से इनका संबंध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। हवा में 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ, 344 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। हवा में 22 डिग्री से यहाँ कंडीशन दिया गया है एयर में, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए 22 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये जो ध्वनि की चाल होती है ना, पहली बात तो ये जानिए कि ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। निर्वात में इसकी चाल शून्य होती है, तो मीडियम में भी जो है तापमान पर इसकी चाल डिपेंड करती है, इसलिए यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस बोला गया है। तो 22 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो ध्वनि की चाल होती है कितना होता है, 344 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। वहीं अगर 20 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति कितनी होती है, 343 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। पानी में ध्वनि की गति कितनी होती है, 1480 मीटर प्रति सेकेंड। स्टील में कितनी होती है, 5960 मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में कितनी होती है, शून्य होती है, क्योंकि ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि ध्वनि की जो गति होती है वो तापमान, घनत्व और दाब से प्रभावित होती है, मतलब तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है कि जब भारत में आंतरिक आपातकाल लगा था तो उस समय रक्षा मंत्री कौन थे? आपातकाल से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनता है, इसे आपको पूर्ण रूप से तैयार करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चौधरी बंसीलाल। जी हाँ, चौधरी बंसीलाल जो है आपातकाल के समय क्या थे, रक्षा मंत्री थे। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। उन्होंने ही 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर, ठीक है। यह आपातकाल 21 मार्च 1977 तक प्रभावी रहा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आपातकाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए भारत में अक्सर क्वेश्चन क्वेश्चन बनता है कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं, या भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनता है मेरे भाई, ठीक है। तो दोनों का उत्तर ही 3 है, मतलब भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं, अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। पहला कौन सा आपातकाल है, वो है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, ठीक है। और घोषणा की अगर बात करें तो भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। 1962 में, मतलब अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है, बाकी 356 360 नहीं, ठीक है। अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है, कब कब, 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान, और 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है, श्यामा प्रसाद, ठीक है। बाकी जो अटल सुरंग है, पीर पंजाल है, बनिहाल काजी गुंड है, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण है। फिलहाल इसका उत्तर आप जान लीजिए, भारत की सबसे लंबी जो सड़क सुरंग है वो कौन सी है, वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ठीक है। इसको जो है चेनानी नासरी सुरंग भी कहते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 9.28 किलोमीटर। यह जम्मू कश्मीर में चेनानी और नासरी को जोड़ती है, ठीक है। पीर पंजाल की अगर बात करें तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, जिसे बनिहाल काजीगुंड रेलवे सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, इसकी लंबाई है 11.21 किलोमीटर, ठीक है। अटल सुरंग की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसकी जो लंबाई है वो 9 किलोमीटर तक है, ठीक है। अक्टूबर 2020 में इसका उद्घाटन किया गया था। और ये जो सुरंग है, जो सड़क सुरंग है, मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, ठीक है। बनिहाल काजीगुंड की अगर बात करें, बनिहाल काजीगुंड रोड सुरंग की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 8.5 किलोमीटर है, और इसे 2021 में जो है सार्वजनिक उपयोग के लिए खोला गया था। ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, पुणे में हुआ। डस्टलिक के जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ, ये पुणे में हुआ। कहाँ हुआ, पुणे में, ठीक है। किसके बीच हुआ, भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ, ठीक है। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान नहीं, उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6वें संस्करण का आयोजन हुआ। यह अभ्यास 16 से 28 अप्रैल 2025 तक पुणे के औंध में स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है
कि निम्न में से किस पुरस्कार को संगीत का ऑस्कर कहा जाता है? मात्रिकी पुरस्कार है, वो है ग्रैमी पुरस्कार। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ग्रैमी पुरस्कार को संगीत का ऑस्कर कहा जाता है। ठीक है, ये पुरस्कार जो है रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, और इसे संगीत उद्योग में सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। पहला ग्रैमी पुरस्कार समारोह कब आयोजित हुआ था? 1959 में। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर, जिन्हें 1968 में सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन श्रेणी में बेस्ट मीट्स ईस्ट, ठीक है, एल्बम के लिए पुरस्कार मिला था। ए आर रहमान को 2009 में उनके गीत जय हो स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला था, जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत और सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर जीता था। 2023 में आरआर फिल्म के नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना भाई, तो ऑस्कर से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सैकड़ों क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपको इस पे विशेष तौर पे ध्यान देना होगा और तैयार करना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण आबादी का सबसे ज्यादा प्रतिशत निवास करता है? ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे ग्रामीण आबादी का प्रतिशत दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी और सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी का प्रतिशत। दोनों क्वेश्चन में आपको अंतर पता होना चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, इसे आपको पकड़ना पड़ेगा। कि जो क्वेश्चन है ग्रामीण आबादी के सबसे ज्यादा प्रतिशत की बात कर रहा है, तो सबसे ज्यादा अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ, एचपी, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश जो है ग्रामीण आबादी के मामले में, प्रतिशत के मामले में सबसे ऊपर है। वहीं अगर जनसंख्या के मामले में बात करें, सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी की जनसंख्या के मामले में बात करें तो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो नंबर 1 पे हिमाचल प्रदेश आता है, उसके बाद बिहार का नंबर है 89% है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है 59.43%। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रेल भवन कहाँ स्थित है? रेल भवन, जी हाँ, ये रेलवे का मुख्यालय है और ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये भारतीय रेलवे का मुख्यालय है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और जान लीजिए, राष्ट्रीय रेल परिवहन संग्रहालय ये कहाँ है? अक्सर अक्सर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राष्ट्रीय रेल परिवहन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली के चाणक्यपुर में स्थित है संग्रहालय है, जो भारतीय रेल धरोहर पर ध्यानाकर्षण करता है, जो 140 साल के इतिहास की झलक प्रस्तुत करता है। भारतीय रेलवे का आधिकारिक शुभंकर क्या है? एक हाथी है जिसका नाम क्या है? भोलू है, जो कि हाथ में एक लालटेन लिए हुए है। इसे भारतीय रेलवे की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा डिजाइन किया गया था। किसको? भोलू को। ठीक है, जो कि भारतीय रेलवे का क्या है? एक शुभंकर है, गार्ड के रूप में हाथ में एक लालटेन लिए हुए खड़ा है। निम्न में से कौन कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे? जी हाँ, सबसे युवा अध्यक्ष ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब यहाँ से देखिए दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, आजादी के बाद सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष और आजादी के पहले सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष। तो आजादी के पहले की अगर बात करेंगे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, और आजादी के बाद अगर बात करेंगे तो राजीव गांधी। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, राहुल गांधी मत टिक कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद को 35 वर्ष की उम्र में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1923 में पार्टी का सबसे युवा अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, वहीं आजाद भारत की अगर बात करें तो आजाद भारत में राजीव गांधी 41 वर्ष की उम्र में 1985 में पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक सीमा रेखा तत्व नहीं है? जी हाँ, सीमा रेखा तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस का है ये। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बिस्मत। बिस्मत जो है ये सीमा रेखा तत्व नहीं है। क्यों नहीं, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। क्योंकि यह एक धातु है। बिस्मत क्या है? एक धातु है। और सीमा रेखा जो तत्व होते हैं वो उप धातु या अर्धधातु होते हैं। सीमा रेखा जो तत्व होते हैं इस रेखा को उभयधर्मी रेखा भी कहा जाता है, धातु धातु रेखा भी कहते हैं, मेटलाइट रेखा भी कहा जाता है, सेमी मेटल रेखा भी कहते हैं, या सीढ़ी भी कहा जाता है, इसे जेंटल बार्डर या जेंटल लाइन भी कहा जाता है। ये सारे शब्द आपको ध्यान में रखना है, कहीं भी क्वेश्चन कैसा भी शब्द घुमा के पूछे तो आपको बता सकें जिससे। हाँ, ये शब्द कभी कभी समूह 13 और 14 के बीच खींची गई एक ऊर्ध्वाधर रेखा को संदर्भित करते हैं। इस विशेष रेखा को 1941 में लावेश ने नाम दिया था। यह समूह 13 के तत्वों को समूह 14 के दाईं ओर के तत्वों से अलग करता है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल, ठीक है,
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। सिमिलीपाल कहाँ स्थित है? ये है उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है, उड़ीसा। ठीक है, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। इसको सिमिलीपाल क्यों कहते हैं, आइए इसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। फिलहाल ये जान लीजिए कि 2009 में, जी हाँ, यूनेस्को ने मई 2009 में इसे राष्ट्रीय उद्यान, इस राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। ठीक है, इस उद्यान का नाम सेमल या लाल कपास के पेड़ों की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? सिमली पाल पड़ा है, क्योंकि ये पेड़ यहाँ पे बहुतायत में पाए जाते हैं। जैसे कि सुंदरबन डेल्टा है, वहाँ पे सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं, वैसे ही सिमली पाल में सेमल या लाल कपास के पेड़ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिमली पाल बोला जाता है। ठीक है, उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और एक है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है कि एस्टर की गंध कैसी होती है? एस्टर की गंध होती है फ्रूट स्मेल जैसी, फल जैसी ना, हाँ, फलों जैसी इसकी गंध होती है। ठीक है, देखिए ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बनिक अम्ल और अल्कोहल के बीच प्रतिक्रिया द्वारा बनते हैं। कई एस्टर जो है पौधों के आवश्यक तेलों में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं और इसलिए इन्हें फलों की तरह मीठा माना जाता है। एस्टर का जो सामान्य सूत्र होता है वो RCOO R डैश। ठीक है, यहाँ पर आर और आर डैश दोनों ही क्या है? एल्काइल या एरिल समूह हो सकते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन परमाणु नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, भाग 3। भाग 3 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 है। ठीक है, तो भाग 3 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 जो कि मौलिक अधिकार हमारे हैं वो यहाँ पे सम्मिलित हैं। इसमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। अगला प्रश्न है कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है कई बार, मतलब क्या है, सर्वोच्च स्थान पर काबिज है, कई सालों से यहाँ पर काबिज है। देखिए बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें सीजन का समापन हुआ। ठीक है, एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, अभी इसका समापन हुआ है ये कल। ठीक है, तो बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें सीजन का समापन हुआ है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के 5 जिलों पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में किया गया। कुछ गेम इसके नई दिल्ली में भी हुए हैं। ठीक है, गजसिम्हा इस बार के खेलों का शुभंकर था। महाराष्ट्र ने कुल 158 पदक, जिसमें से 58 स्वर्ण, 47 रजत, 23 कांस्य जीतकर पहले स्थान पर रहा। यह राज्य अब तक 5 बार 2019, 2020, 2023, 24 और 25 में कुल पदकों में क्या रहा है? अग्रणी रहा है महाराष्ट्र। हरियाणा 117 पदकों में, जिसमें 39 स्वर्ण है, के साथ दूसरे, और राजस्थान 60 पदक, जिसमें कि 24 स्वर्ण है, के साथ तीसरे स्थान पर रहा। और मेजबान जो बिहार है उसको 36 पदक मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? दूसरी महिला अध्यक्ष, जी हाँ, पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। और दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है? जी हाँ, सुमित्रा महाजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सुमित्रा महाजन भारतीय राजनीति एवं भारत के 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। ठीक है, वह इस पद प्राचीन होने वाली भारत की दूसरी महिला है, पहली कौन थी? मीरा कुमार। अगला प्रश्न है कि गोरा किसकी रचना है? जी हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है गोरा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की एक रचना है गीतांजलि, जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, एक कविता संग्रह है, बंगाली में है, 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इसको मिला था। ठीक है, अच्छा, ये तो सभी जानते हैं कि एशिया में और भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है? वो टैगोर हैं। लेकिन एक बात है, अक्सर लोग छोड़ देते हैं कि टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले गैर यूरोपी और थियोडोर रूजवेल्ट के बाद नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे गैर यूरोपी थे। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल। जी हाँ, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
24 मार्च क्या मनाते हैं? विश्व तपेदिक दिवस। 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस। 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस। ठीक है। अगला प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित है। एचडीडी का पूर्ण रूप क्या है? एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये ध्यान रखना है आपको, हार्ड डिस्क ड्राइव। आइए कुछ महत्वपूर्ण जो पूर्ण रूप हैं उनसे आपको अवगत करा देते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो नोट कर लीजिए। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। एचडीडी आपको बताई दिए। हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, पीसी पर्सनल कंप्यूटर। पीडीएफ क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है। पीडीएफ के नाम पे बात याद आई कि पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। जिस भी वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए, आपको उसके बारे में कमेंट करना पड़ेगा। अगर कमेंट करेंगे तो पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जेपीईजी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल सीट, एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपीएस हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एसएमटीपी क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एमआईएमई क्या है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। और एक महत्वपूर्ण और है ASCII, मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बायोस क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है बायोस। ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। लाइन क्या है? बताई दी है। लोकल एरिया नेटवर्क, वैन आपको बताई दी है। वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज की क्लास का एंड करते हैं। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो, प्रश्नों का लेवल अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो किस बात का इंतजार है मेरे भाई? सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।